औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के साथ हाजिर है। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को जो इस प्रोग्राम को देखते हैं और यकीनन अपनी राय भी हमें देते रहते हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। तो नाज़रीन, आज जो है आपको पता होगा कि आजकल पाकिस्तान के अंदर एक शहर के हवाले से जो है वो काफ़ी शोर वबा मुब्तला है। कराची के अंदर मसाइल के अंबार के हवाले से बड़ी गुफ्तगू होती है और कराची जो है वो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा शहर है। सबको मालूम है, मैं भी वहाँ पैदा हुआ पला बड़ा और मैंने एक ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वहाँ पर खुद गुजारा है। उसके मसाइल से आगाही भी मुझे यकीनन हासिल है, लेकिन मुझे छोड़े हुए तकरीबन कोई 25 साल उस शहर को हो चुके। लेकिन ऐसा लगता है कि कराची 25 साल पहले जहाँ ठहरा हुआ था, आज भी वहाँ ठहरा हुआ है। ये शहर इस साल इसने $425 बिलियन पाकिस्तान को टैक्स जमा करके दिया है, जो पाकिस्तान के रेवेन्यू का 50% से ज़्यादा रेवेन्यू है, जो सिंध के रेवेन्यू का 90% हिस्सा है। उसके बावजूद कराची के मसाइल जो हैं वो जो आज 25 साल पहले थे, वही मसाइल आज भी है। आज भी वहाँ पर लोग इलेक्ट्रिक का रोना रोते हैं, गैस वहाँ नहीं आ रही होती, पानी वहाँ पर नलकों में नहीं आता, लोग खरीद कर पानी पीते हैं, टैंकर माफिया वहाँ मौजूद है, सड़कें टूटी हुई हैं और जनाब क्या जवाब दें, शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है। ऐसा लगता है केडीए, केएमसी और जो वहाँ के इदारे हैं बेबस होकर रह गए और वो काम नहीं कर पाते। और यकीनन आज जो है ना, इस नोहा को बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हैं हाजरा यासीन, उन्होंने एक छोटे से क्लिप के अंदर जो है ना वो पेश किया है। मैं चाहूँगा कि आप उस नोहा को सुने तो आपको कराची की इसके हवाले से जो मुश्किलात है उससे आगाही होगी। तो आइए सुनते हैं हाजरा यामीन का एक छोटा सा क्लिप। जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने कराची के लिए बहुत मुश्किल थे, और क्यों ना होते, क्योंकि कराची तो सिर्फ 2 मौसमों का आदी है, दिन में गर्मी और रातें खुशगवार। अब ये तीसरा मौसम पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा, बारिश का। बारिश के बाद का जो मंजर होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत प्यारा होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नया हो गया, सब कुछ धुल गया है, साफ हो गया है, ऐसे जैसे हर चीज़ की असली शक्ल आपके सामने आ गई हो। शायद इस बारिश के बाद भी कराची के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वो गलाजत जो हम अरसे दराज से अपने मुहाकों में छुपा के ढांप के रखे थे, वो गटर के गंदे पानी की तरह उबल उबल के सबके सामने आ गई है। अब कोई पर्दा नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं। जो शिट आपको लगता था कि आपने फ्लश कर दी है, वो ज़मीन से वापस निकल के सबके सामने पड़ी है। आपके गंदे करतूतों की बदबू सबको आ रही है। कराची की बर्बादी की जो वजह है ना, वो बहुत ही ख़ानदानी है, मासूमाना। इट्स ऑलमोस्ट क्यूट। जब बिन बुलाए मेहमान आपके घर में आ जाते हैं और वापस जाने का नाम नहीं लेते, तो आप क्या करते हैं? जब खाला आपकी वजन पे कमेंट करती हैं, तो आप क्या करते हैं? जब घर वाले आपकी मर्जी के बगैर आपका करियर और आपका साथी चुनते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप चुप रहते हैं। तो ये नाइंसाफी के खिलाफ चुप रहने का जो कल्चर है ना, ये लाइफस्टाइल बन गया हमारा। सड़क एक तरफ से टूट गई, चुप करके रास्ता बदल लो। फोन छिन गया, चुप करके नया फोन ले लो। पुलिस वाले ने रिश्वत मांगी, चुप करके पैसे दे दो। चीनी महंगी हो गई, चुप करके फीकी चाय पी लो। अब कराची वालों का जो ये चुप रहने का एटीट्यूड है ना, लोगों से बिजली छीन ली तो उन्होंने जनरेटर लगवा लिए, पानी बंद कर दिया तो उन्होंने टैंकर डलवा लिए, पानी बंद कर दिया लेकिन पानी का बिल भेज दिया, लोगों ने बिल अदा कर दिया। चोरी और डकैती बढ़ गई तो लोगों ने प्राइवेट गार्ड्स हायर कर लिए। तो जुल्म के खिलाफ कोई कुछ ना बोला और सब हंसी खुशी चुपचाप जिंदगी बसर करते रहे। मैं नहीं जानती कि आपने कब चुप रहने का फैसला किया, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब वो लम्हा है, वो मौका है जब आपको बोलने का फैसला करना है। मैं नहीं जानती कि आपके बोलने से कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना तो अब आप भी जानते हैं कि एक कतरे में कितनी ताकत होती है। कतरा कतरा मिला के दरिया बन ही जाता है। तो नाज़रीन, आपने सुना हाजरा यामीन साहिबा का एक खूबसूरत क्लिप जो उन्होंने कराची का नोहा पढ़ाया, और यकीनन उस नोहा के अंदर भी यही दास्तान है जो मैं आपसे कर रहा था कि कराची में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोडें टूटी हुई हैं और कराची का बुरा हाल है। और उन्होंने आखिर में एक बात कही कि जनाब, एक ये जुल्म हम कब तक सहेंगे, ये ज़्यादती कब तक होगी, कब उठेगा कराची। कराची में एक ऐसी तंजीम है भी, एक पॉलिटिकल जमात भी मौजूद है जो कराची के अंदर ना सिर्फ ये कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती रहती है, अपनी जद्दोजहद भी कई सालों से करती रही है। और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जब भी वो लोग क़यादत के अंदर आते हैं
तो यकीनन जो है एक अहम रोल अदा करते हैं और कराची हमें बेहतर होता हुआ नजर आता है। वो कराची के अंदर वो जमात 2 दफ़ा जो है मेयरशिप जीत चुकी है, एक अब्दुल सत्तार अगवानी साहब और नेमतुल्ला खान साहब। और जब भी इनके अदवार थे कराची ने एक बेहतर परफॉर्मेंस किया और यकीनन दूसरे और भी एक आध कोई ऐसा मेयर होगा जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की होगी। और वो जमात ये कि पूरा 25-26 साल का हम अरसा देखते हैं उस जमात के हवाले से ना मसाइद हालात भी आए। कराची का अमन जिस ज़माने में MQM वहाँ पर क़यादत कर रही थी तो बहुत सारे मसाइल भी उनको हासिल रहे, बहुत सारी उनके जो लीडर थे उनको कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा कराची के हवाले से बात करते रहे, कराची के मसाइल का जिक्र करते रहे और वहाँ पर खड़े रहे और हर दौर के अंदर उनका एक पॉलिटिकल प्रेजेंस मौजूद रही। तो आज अभी उन्होंने रिसेंटली जो है वो कराची हुकूक के हवाले से जो है एक भरपूर मुहिम चलाई है और पिछले इतवार को ही उन्होंने एक ज़बरदस्त कराची में रैली की है। तो मैंने आज दावत दी है अपने इस प्रोग्राम के अंदर स्पेशली कराची के हवाले से बात करने के लिए जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ने कराची जमात इस्लामी के, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमें वक्त देने का, टोरंटो 360 की टीम को वक्त देने का, क्योंकि पहली दफ़ा आप आए हैं। वेलकम जनाब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे जो है वो मौका दिया है। तो नईम साहब एक तो कल आपने जो है वो इतवार वाले दिन जो है ज़बरदस्त किस्म की एक रैली की है, तो पहले तो मैं आपसे ये मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने एक ज़बरदस्त कराची के हवाले से मुकदमा लड़ा है वहाँ पर और एक बड़ी तादाद जो है कराची के लोगों की वहाँ पर मौजूद थी। तो कौन से ऐसे मेजर इश्यूज थे आप समझते हैं कि यार इनके बगैर जो है ना अब कराची का मसला हल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आपको ये रैली चलानी पड़ी? एक बहुत शुक्रिया, आपने ज़ाहिर है कि इसको कवर किया होगा, फॉलो किया होगा, देखा होगा कि किस तरह बड़े पैमाने पर रैली में लोग शरीक हुए हैं। कल ये हमने हुकूक़ कराची मार्च इसका नाम रखा था और ये जो हमने पूरी एक मूवमेंट तहरीक जो है वो शुरू की है कराची के हुकूक़ के हवाले से। आप देख रहे होंगे कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, जवान और आप स्टेज पे देखें तो आपको तमाम ज़िंदगी के शोबों से अफराद मिलेंगे, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर शिरकत की। इसी तरह सिविल सोसाइटी के लोगों का बड़ा हिस्सा था। हमारे सिंध हाई कोर्ट के जो सेक्रेटरी जनरल थे वो तशरीफ़ लाए, कराची बार एसोसिएशन के सदर तशरीफ़ लाए, उलमाए किराम थे यहाँ पर मौजूद थे और इसी तरह से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल फोरम और इन सब चीज़ों के लोग जो है नुमाइंदगी मौजूद थी और आपने देखा कि कितना जोशो खरोश था। बुनियादी इश्यूज क्या हैं जिसकी वजह से हमें ये तहरीक चलानी पड़ी है। आपने तस्करा किया, नोहा पड़ा कराची का और वाक़तन ऐसा लगता है कि ये शहर हुक्मरान जमातों ने तो लावारिस छोड़ दिया है। सब अपना अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ब्लेम गेम कर रहे हैं, लेकिन जिसको जितना मौका मिलता है वो उसमें से हासिल कर लेता है। कराची के 3 करोड़ लोगों को कुछ नहीं मिलता। बुनियादी सबब इसका यह है कि चंद बहुत अहम मसले हैं जो जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं बनेगा और इसमें ये सीवरेज का, पानी का, सड़कों का, ट्रांसपोर्ट का, पूरा मास ट्रांजिट, इसका मास्टर प्लान, ये सब जो है वो ठीक नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि इस शहर को ऑनरशिप किसी पार्टी की तरफ से नहीं मिल रही, जो भी हुकूमती जमातें। अभी 3 पार्टियां हैं जो इस वक्त रूलिंग पार्टियां हैं। विफाक में PTI की हुकूमत है और उनके इत्तेहादी MQM है। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल है और पीपल्स पार्टी का जो कंडक्ट है वो ये है कि उसने कराची के तमाम तकरीबन बल्दियाती और शहरी इदारों पर उसने कब्जा किया हुआ है और बहुत कम बजट है कि जो शहरी हुकूमत को मिला हुआ है और बहुत कम इख्तियार है कि जो कराची के इस बल्दियाती निज़ाम के अंदर कराची को मिला हुआ है। इसी तरह अगर विफाकी हुकूमत है तो बराह रास्त बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये कहना कि वो नहीं कर सकते ये बिल्कुल गलत बात है और मैं समझता हूँ कि कौम को धोखा देने वाली बात है। एक सिंध डेवलपमेंट कंपनी के नाम से, डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम से एक कंपनी है जो विफाक ने बनाई हुई है। इसका नाम पहले कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी था। इस कंपनी के तहत इस वक्त भी उनके 2-3 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मसलन ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है और इसी तरह मंगोपीर रोड का प्रोजेक्ट है और इसी तरह से वो 3 पुल बहुत मशहूर हैं कि जो नॉर्थ नाजाबाद में इन्होंने बनाए हैं। अगर ये बन सकते हैं और बराह रास्त वफाकी हुकूमत बना सकती है तो वफाकी हुकूमत बराह रास्त कराची में डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं करती और ये PTI लोगों को धोखा क्यों देती है कि हम सिर्फ 18 अमेंडमेंट की वजह से काम नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी तो करेगी नहीं, तो फिर आप लोगों को धोखा ना दें, बल्कि जो प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं वो आपको करने चाहिए।
जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है वो नून लीग ने शुरू किया था, इन्होंने इसको अभी तक जो है ऐसे 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ज्यादा, और उसका हाल बुरा है। इसी तरह जो 3 पुल बनाए इसको ये 6 कहते हैं। ये भी बड़ा तमाशा है, पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। और इनके MNA MP जो ज्यादातर ज़ाहिर DHA और क्लिफ्टन की तरफ रहते हैं 80%, तो उनको ये पता भी नहीं है कि नाज़माबाद में पुल बने हैं कि नॉर्थ नाज़माबाद। इनके अक्सर लोग ये कहते हैं कि नाज़माबाद में 3 पुल बन गए, यानी शहर के इस तरफ का तो इन्हें मालूम ही नहीं है जहाँ से इनको वोट मिल गए हैं, और ये आने और जाने को अलग अलग पुल काउंट करते हैं। तो इनका यह हाल है। जाहिर है कि ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि PTI वो पार्टी जिसको बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने वोट डाले, 14 MNA इनके, 21-22 MP हैं, और उस पर इनका ये हाल है कि कराची को देखते भी नहीं है, जानते तो क्या है, देखते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। रहमान साहब ये बताएं कि ये जो 11 अभी जो है वजीर आजम इमरान खान साहब ने 1100 अरब रुपए का जो है वो एक बड़ा पैकेज कराची को दिया, इससे पहले वो 162 अरब का भी पैकेज दे चुके थे। तो क्या आप नहीं समझते कि PTI की जो गवर्नमेंट है वो तवज्जो तो दे रही है लेकिन शायद वो अपने मंसूबे मुकम्मल नहीं कर पा रही? नहीं, वो पिछले साल कोई 29 मार्च था 2019, इमरान खान साहब इसी तरह से तशरीफ लाए थे और उन्होंने 162 अरब रुपए का ऐलान किया था। तो सारे वही प्रोजेक्ट बताए थे जो अब 1100 अरब रुपए में बनेंगे। आप सारी वो पिछली तकरीर उठाकर देख लीजिए और इस तकरीर को उठाकर देख लीजिए, आपको फर्क महसूस नहीं होगा। तो उनको ये पता ही नहीं है कि ये प्रोजेक्ट क्या है। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, इमरान खान को ये पता ही नहीं होता कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस मौजू पर बात कर रहे हैं। कराची के डेवलपमेंट से मुताल्लिक उनको जो लिख कर दे दिया जाता है वो पढ़कर सुना देते हैं। और जाहिर है पीपल्स पार्टी खेलती है, खुद उनके MNA MP इस काबिल नहीं है कि वो कोई वर्किंग कर सकें। और सारा भ्रम जो था जिस पर लोगों ने, आप देखें ना, आप तो जानते होंगे ओवरसीज लोगों ने तो बड़ा जबरदस्त किस्म के ये लोग हैं, पढ़ लिख के लोग हैं, प्रेजेंटेशन जबरदस्त देते हैं, और इनका हाल ये है कि ये बुनियादी चीजों से वाकिफ नहीं है, ये कराची के लिए क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। जाहिर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चीजों को भी इसमें डाल दिया, जो एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम से पैसे मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से मिल रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट भी सब गिनवा दिए हैं कि जो अबेंडेंट हैं, इस पर रुके हुए हैं। और कोई इम्कान नहीं है कि ये लोग, इन जैसे नायल लोग जो पीपल्स पार्टी और PTI भी इसमें शामिल हो गई और MQM, इसको आइंदा 4-5 साल में भी मुकम्मल कर सकते हो। अब जाहिर है कि इनको डंडे के जोर से इन तीनों की मिलाकर एक कमेटी बना दी, 3 नाअहल मिलकर 3 नाअहल बन जाते हैं, 3 नाअहल हैं, और बल्कि अगर आप इसको ज़रब करें तो ये स्क्वायर क्यूब बन जाते हैं। इससे कोई खैर बरामद नहीं होता। इसीलिए हमने पहले दिन ये कहा था कि ये कमेटी कुछ कराची को सर्व नहीं करेगी। और फिर बात ये है कि आप पैकेजेस की खैरात क्यों देते हैं कराची को कराची का हक क्यों नहीं देते? हमारा जो हुकूक कराची मार्च है या तहरीक है वो यही है कि हम ये चाहते हैं कि आप आगाज करें मरदमशुमारी से, जिसमें पूरी कौम को धोखा दिया गया है। और हम 3 करोड़ हैं, हमें 1.5 करोड़ गिना गया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ ना इमरान खान और उनके असद उमर, बड़े बड़े जो कादरी हैं, कि आपने जो 1100 अरब रुपए का पैकेज बनाया है और आपने पूरे जो इसके मंसूबे बनाए हैं वो 1.5 करोड़ लोगों के लिए बनाए या 3 करोड़ लोगों के लिए बनाए? दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि आप जो है वो एक ऐलान करते हैं और आपको पता ही नहीं है कि आबादी कितनी है और उसकी प्रोजेक्शन क्या है और आइंदा कितनी आबादी को आप एड्रेस करें? नहीं रहमान साहब, क्योंकि ये जो आपकी मरदमशुमारी ये तो इदारे करते हैं डेफिनेटली, मैं और आप तो नहीं करते, ना कोई पॉलिटिकल इदारा करता है इनकी मरदमशुमारी। तो क्या हमारे इदारे खुद ये ना मुनाफकत करते हैं और बेईमानी करते हैं कि शहर की आबादी को कम दिखाया जाए? क्यों करते हैं वो ये? देखें, एक इदारा है जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये विफाक का इदारा है, और ये ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि इस इदारे के तहत जो काम किया जा रहा है उसकी निगरानी करे। नवाज शरीफ साहब के दौर में ये मरदमशुमारी हुई थी, और आपको याद होगा कि उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो आर्मी के लोग भी और या रेंजर्स के लोग भी इस मरदमशुमारी में शामिल होते थे। मसला इन्होंने क्या किया है कि मरदमशुमारी प्रॉपर की नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि मरदमशुमारी का इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और जो शिनाख्ती कार्ड बनाने वाला इदारा है वो नादरा है, और जो इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट बनाने वाला इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इनके दरमियान एक सिंक्रोनाइजेशन तो होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किया यह है, मरदमशुमारी का मतलब होता है हेड काउंट, जितने लोग हैं गिने जाएंगे, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले कराची में रहते हैं या वो कराची पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखने वाले कराची में रहते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, यहाँ खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, वो सब कराची वाले काउंट होंगे मरदमशुमारी के रूल के मुताबिक। इन्होंने किया ये है कि 80-90 लाख लोग, 1 करोड़ लोग तो इन्होंने ऐसे बना दिए कि जो कराची में रहते हैं, लेकिन अगर उनके शिनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता किसी देहात का लिखा हुआ है, किसी अप कंट्री का लिखा हुआ है, तो स्ट्रेट अवे उन्होंने मरदमशुमारी में इससे माइनस कर दिया, जो कि एक क्राइम है। मैं इसको क्राइम कहता हूं, जिसने भी किया है। ये जुर्म है कि आपने मरदमशुमारी में जो है ना कराची की इस तरह से तज़हीक की है, तौहीन की है।
और जिसने भी की है वो मुजरिम है कराची के लोगों का। इसलिए ये तो आप आइन की रूह से इशू आपने जो बयान किया, ये तो बड़ा टेक्निकल इशू हो गया है नईमुर रहमान साहब, कि लोग, जाहिर सी बात है कि जो लोग जिनके पास नादरा का या शनाख्ती कार्ड होता है, तो उनके पास तो उनके घर का जो मुस्तकिल पता है वही लिखा होगा। वही जाहिर बात है, नौकरियां करने, अगर कोई अंदरूनी सिंध रहता है तो वो कराची में नौकरी करने आता है, यहाँ पर रहता है, लेकिन जाहिर सी बात है किसी एक जगह पर रहता है। तो ये तो एक बड़ा टेक्निकल मसला है। तो इस हवाले से आपने कोई पेशरफ्त की है, कोई इदारों के साथ जो है आपने राब्ता किया है या अदलिया में गए हैं कि जनाब इसको चैलेंज किया जाए इस मसले को? भाई देखें, हम तो कर ही रहे हैं, हमने तो एहतजाज भी किया, कोर्ट में भी जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये तो सिंध हुकूमत ने भी इस पर एतराज किया था ना। 2017 में मरदमशुमारी हुई थी, 2018 में फिर इंतखाबात हो गए जनरल, आज तक की तारीख में नोटिफाई नहीं हुई, और अब ये जबरदस्ती इसको नोटिफाई करने के चक्कर में है, ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हुई है। ठीक है, सिंध हुकूमत ने इस पर एतराज किया। पाकिस्तान में एक इदारा है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये इदारा जो है वो चारों सूबों की नुमाइंदगी वाला वफाक के तहत एक इदारा होता है, सब लोग सारे इसमें वज़राए आला भी होते हैं और पूरे इसमें फैसले होते हैं। इसमें तय हुआ कि जो रिजर्वेशन मुल्क के मुख्तलिफ इलाके के लोगों को हैं, उसके मुताबिक 5% शुमारियाती ब्लॉक्स को रीओपन करके वहां मरदमशुमारी रैंडमली की जाए। ठीक है, ठीक है, इसके नतीजे में ये होगा कि पता चल जाएगा कि ये सही हुई है कि गलत हुई है। सीधी बात है, चेक करने का तरीका भी यही होता है। तो 5% का मतलब ये हुआ कि 1,68,000 अगर ब्लॉक्स हैं तो ये तकरीबन 8,400 ब्लॉक पूरे मुल्क में। अब वो 3 साल से इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और ये अमल दरामद अगर नहीं हुआ तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाकी हुकूमत की। 1 साल नून लीग ने ये काम नहीं किया और 2 साल से पीटीआई ने ये काम नहीं किया। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि नून लीग और पीटीआई में फर्क क्या है। सही बात, मतलब ये शराब के परमिट देने की बात हो तो सब इकट्ठे होते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई। नामूस रिसालत का मामला हो और खत्म नबूवत के हवाले से कार्रवाई डालने वाली बात हो, इस्लाम के ऊपर हमलावर होने वाली बात हो तो ये सब साथ होते हैं। FATF के नतीजे में मुल्क को गुलाम बनाने की बात हो तो ये सब इकट्ठे होते हैं। बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले पर ये सब इकट्ठे थे। सारे मामला के अंदर चले नहीं साहब, हम कराची पे रहते हैं, मुझे कराची के आज कराची के हवाले से ही आपसे गुफ्तगू करनी है। अच्छा, दूसरा जो अहम, आपने काफी अरसे से मूवमेंट चला रखी है, आपने काफी अरसे से उसके ऊपर के इलेक्ट्रिक के हवाले से, क्योंकि कराची का जो इलेक्ट्रिक का निज़ाम है वो तो आज से खराब नहीं है। मैं तो जब लड़कपन में वहां रहा करता था उस जमाने से ही जो है ना ये मसाइल तो वहां पर मौजूद है जो आज भी हल नहीं हुए। तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से आपने काफी मूवमेंट किए। आप पहले तो ये बताएं उसका असल मसला क्या है, और उस मसले को अगर जमात इस्लामी कल के रोज आपका कोई मेयर आ जाता है या सिंध के अंदर जो है ना किसी तरीके से आपकी जो है हुकूमत बन जाती है या आपके लोग जीत जाते हैं पाकिस्तान में, तो आप के इलेक्ट्रिक का मसला कैसे हल करेंगे? के इलेक्ट्रिक था पाकिस्तान का इदारा, इस कराची शहर का इदारा, और ये वो इदारा है जो बहुत तवील अरसे से काम कर रहा था। 80s और 90s में ये इदारा ये प्रॉफिट में चलता था, फिर इसमें थोड़ा लॉस होना शुरू हुआ। इन्होंने, और इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर यकीनन सवालात मौजूद थे। करप्शन, रिश्वत सतानी कौन से महकमे में नहीं है जो इसमें आपको कहें कि अलग से कोई चीज़ है। इसको 2005 में मुशर्रफ साहब और MKM ने, उस वक्त काफ लीग थी उनकी, इन्होंने मिलकर इसके शेयर्स को फरोख्त कर दिया, यानी इस कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया। उस पर बहुत शोर हुआ। इन्होंने मुआहिदा भी सामने लेकर नहीं आए, और एक ऐसी कंपनी को अलजुमाया ग्रुप और उसके साथ कुछ लोग मिले हुए थे, दे दिया कि जिसके बारे में किसी को बताने की भी इजाजत नहीं थी, इसलिए कि MKM की उस वक्त ताकत थी, और चूंकि MKM इसमें पार्टनर थी तो ना मीडिया पे कोई चीज़ आती थी, मुलाजमीन एहतजाज करते रहते थे, हम एहतजाज कर रहे थे, लेकिन खबर ही नहीं चलती थी। उसके बाद अच्छा, उस वक्त की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी उस वक्त पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत इसको दिया करती थी। आपको मालूम है, सिर्फ एक चीज़ के अंदर मैं आपको बताऊं, 2018 में 90 अरब रुपए की सब्सिडी इस प्राइवेट कंपनी को दी गई है। उस वक्त सरकार की कंपनी थी, हमारा इदारा था, हमारी सब्सिडी थी। अब एक प्राइवेट कंपनी को ये सब्सिडी है और उनका प्रॉफिट ही 35-40 अरब रुपए है जो लेकर यहां से रवाना हो जाते हैं वो। और आप जहां तक दोबारा 2009 में इन्होंने पीपल्स पार्टी और MKM की मुश्तरका हुकूमत ने इसको ताज़दम शिकारियों को शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, दूसरी कंपनी को फरोख्त कर दिया जो कैश पावर के नाम से, और इसके साथ अबराज ग्रुप है और अलजुमैया के भी लोग हैं वगैरह वगैरह। बाज़ लोग तो हमें पता ही नहीं है कि वो इंडियन है, वो अमेरिकन है, वो कौन है। और ये जो स्ट्रेटेजिक एसेट होते हैं इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कंपनी कौन है। पता चला इस कंपनी को भी उन्होंने, जो इनकी पेरेंट कंपनियां हैं, वो एक ऑफशोर कंपनी के तौर पर कैमन आइलैंड में रजिस्टर किया हुआ है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, फाइनेंस सर्विसेज के एतबार से भी, और जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से भी इंतहाई फ्लॉप तजर्बा हुआ है, लूट के खा गए। मैं आपको अहम बात बताऊं, पीपल्स पार्टी ने किस तरह करप्शन की। 2009 में जब इसके शेयर ट्रांसफर हुए तो उस वक्त 31 अरब रुपए की लायबिलिटी बनती थी जो के इलेक्ट्रिक को अदा करने थे मुख्तलिफ इदारों के, वो सूबाई हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया।
और दे दिया दूसरे पार्टी को। ठीक है, ये किसके, इनके वाले साहब पैसे थे, तो हमारे पैसे थे ना भाई। और आपको पता है कि एग्जैक्टली पीटीआई ये काम करने जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं, हम मुजाहिमत कर रहे हैं। वो तकरीबन 150-200 अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने से के इलेक्ट्रिक के मालिकों को देकर इस कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे। इनका ये मंसूबा है, और इस मंसूबे में मुझे अब ये देखना पड़ेगा कि आसिम सलीम बाजवा साहब जाहिर है अब तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हैं, और मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम के नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर इस मसले को निपटा लें। मुझे खतरा है कि एक मरतबा फिर इस कौम को 150-200 अरब रुपए जो हमारे ही टैक्सों के पैसे हैं, इसमें से आधे पैसे तो कराची वाले देते हैं। कोशिश कर रहे हैं। हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि जमात इस्लामी के पास क्या सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रिक को ठीक करने का। तो एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा और वापस आते हैं। तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं प्रोग्राम के अंदर। हाफिज नईम रहमान साहब से पूछेंगे कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से उनके पास और उनकी जमात के पास क्या सोल्यूशन। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. वाजिद मलिक पेश करते हैं एक और शानदार प्रोजेक्ट इन द हार्ट ऑफ टोरंटो, वेस्टर्न विलेज. ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू होम्स विद 2 bedrooms, 2 washrooms, minutes away from 401 York University and Yorkdale Mall. Exclusive brand new stainless steel home appliances included. Prices starting from only $719,900. Don't miss this wonderful opportunity. Call now 416-827-3333 or visit www.wajidmalik.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. नाज़रीन एक दफ़ा फिर जो है वेलकम बैक। हाफिज नईम रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची से
हम मुखातिब थे और आज जो है वो कराची से हमारे साथ बराह रास्त यहाँ पर मौजूद है और कराची के हवाले से जो है वो मुकदमा भी लड़ते हैं और बड़ा ज़ोर शोर से गरजते बरसते भी हमें मुख्तलिफ चैनल्स पे वो नज़र आते हैं आज हमारे चैनल पे। लेकिन हमने कोशिश की है कि आज उनसे 1 to 1 बात की जाए और बड़े आराम से उनसे पूछा जाए जनाब आपके पास सोल्यूशन क्या है। तनकीद करना बहुत आसान होता है लेकिन हमारे पास हमें सोल्यूशन चाहिए, अवाम सोल्यूशन देखना चाहती है क्योंकि पीटीआई भी ये बड़ा दावा करते रही कि जनाब वो ये कर देगी, वो कर देगी, वो कर देगी और आज 2 साल जो है वो 2.25 साल गुजर गए और कराची के मसाइल और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। तो जमात इस्लामी पर भी ये सवाल उठता है कि कल के रोज़ अगर अवाम आप पर एतमाद करती है तो आप इसके इलेक्ट्रिक के मसले को कैसे हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे हाफिज नईमुर रहमान साहब? देखिए, पहले तो मुझे आपकी एक बात से जरा इख्तलाफ है और इसकी मुझे आप इजाजत दीजिए कि कभी भी जो तबाही फैलाने वाले रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किए बगैर जब आप सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके नतीजे में हमेशा ऐसे चोरों डाकुओं को फायदा मिलता है। उनको तो आपको बताना पड़ेगा कौम को कि किसने आपके साथ क्या किया है। जमात इस्लामी को जो है ना इस बात का मसला ही नहीं है कि वो ये कहे कि यार हम सबको गलत कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे। 12 साल हमने इस शहर में मेयरशिप की है, 12 साल में हमने परफॉर्म किया है। कोई एक आदमी इस शहर का ऐसा नहीं है जो कह सकता हो कि जमात इस्लामी ने इस शहर में काम नहीं किया और ईमानदारी से काम नहीं किया और विजन के साथ काम नहीं किया और लोगों के मसले हल नहीं किए। मुझे हमारे बदतरीन मुखालिफ थे ना एमक्यूएम वाले, तो आप देखें शरतुल लिबास साहब क्या फरमाते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या फरमाते हैं, वसीम अख्तर साहब क्या फरमाते हैं, आमिर लियाकत साहब क्या फरमाते हैं, देख लीजिए। तो मुझे तो जाहिर है कि आपके मुखालिफिन अगर ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से काम किया, प्रोजेक्ट आपके थे, डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं, तो मुझे इतनी वजाहत की तो जरूरत ही नहीं कि हम क्या करेंगे। अब मैं आपके आता हूं फिर भी उसके बावजूद कि के इलेक्ट्रिक का क्या हाल है। के इलेक्ट्रिक का हल ये है कि सबसे पहले तो इसको कौमी तहवील में लिया जाए। नंबर 1, नेपरा इनका लाइसेंस मनसूख करे, टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाए, वो टेक्नोक्रेट्स इसके पूरे इंतजाम को संभाल लें। नेपरा की तरफ से स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हुए कि जो लोग नेपरा में जाते हैं, नेपरा में पूरी अपनी तमाम चीजें देते हैं, पॉलिटिकल भी और टेक्निकल लोग भी, हम जाते रहे और हम पूरी अपनी सिफारिशात देते रहे, टेक्निकल भी और जो भी इसके और चीजें थी। फिर उसके बाद 51% शेयर्स होने चाहिए गवर्नमेंट के, 51%। इस 51% शेयर्स के अंदर जो बाइख्तियार शहरी हुकूमत कराची की बनाने की हम स्ट्रगल कर रहे हैं और जिसके लिए हम कोर्ट भी जा रहे हैं, कोर्ट में केस चल भी रहा है और हम सड़कों पे भी हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ये मसला हल करवाएंगे। अब जमात इस्लामी मैदान में आई है तो हम छोड़ते तो नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि इसमें खुद के इलेक्ट्रिक के जो 51% शेयर हैं, इसमें कम से कम आधा शेयर मकामी हुकूमत का होना चाहिए कराची की और बाकी सूबे का और वफाक का होना चाहिए शेयर। बकिया 49% में आप कंपनियों को इनवाइट करें, जनरेशन की कंपनी, ट्रांसमिशन की कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी, और ये जो मोनोपोलाइज सिस्टम होता है इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक एसेट को टोटल प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो वही होगा जो 15 साल से ये इदारा कर रहा है हमारे साथ। हमें पैसा लूट कर भी ले जाएंगे और आखिर में बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो जाएंगे और ये बोझ पूरा कौम और मुल्क को उठाना पड़ेगा, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हमने कहा, मुतालबा हमारा ये है कि इसका लाइसेंस कैंसिल हो, इसका फॉरेंसिक ऑडिट हो, इसके लोगों को बाहर ना जाने दिया जाए, जो बाहर है उनको वापस लाया जाए। अब तो मायदे हो गए ना, वापस लाए आरिफ नकवी को, पकड़े उसको और पूछें कि किस किस को पैसे दिए थे उसने इलेक्शन में, पीटीआई को कितने दिए थे, नून लीग से क्या ताल्लुक था, इसी तरह से एमक्यूएम को क्या सपोर्ट की थी, पीपल्स पार्टी से क्या हिसाब किताब है। मैं तो दावे से कहता हूँ ये चारों पार्टियां मुलव्वस हैं उनके साथ ये लूटमार में। तो और ये इसके तो एविडेंस मैंने आपको एक तो बता ही दिया 31 अरब रुपए का, इसको तो डिनाई कर ही नहीं सकती पीपल्स पार्टी और इसको भी डिनाई पीटीआई नहीं कर सकती कि उसके इलेक्शन में पैसे दिए हैं। और एमक्यूएम तो इसलिए उसको कुछ जरूरत ही नहीं है कि 15 साल में आपने हड़तालें देखी, सब कुछ देगा, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और कल भी ये जो अभी 4 दिन पहले भी इन्होंने अपनी रैली, हमारी रैली अनाउंस होने के बाद बीच में रख ली थी, तो उन्होंने जो रैली निकाली उसमें के इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई बात नहीं की और कोटा सिस्टम पे कोई बात नहीं की। इसलिए हम ये समझते हैं कि के इलेक्ट्रिक का सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनियों को इन्वाइट करें लेकिन स्टेट के पास इसकी ओनरशिप होनी चाहिए। सिर्फ किकबैक्स लेने के लिए अगर 62 लोग किसी नई ताजादम कंपनी को लाकर पूरा का पूरा इदारा हवाला कर देंगे तो उनके पास एक बड़ा जबरदस्त किस्म का 15 साल एक्सपीरियंस है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के वक्त ये बात कही गई थी कि ये प्राइवेटाइज होगा तो पूरे मुल्क में जो कंपनियां हैं, जो जेनकोज हैं, टेस्कोज हैं, इनको हम जो है वो प्राइवेटाइज कर देंगे। लेकिन इतना बदतरीन तजर्बा है कि इसके बाद कोई एक कंपनी भी प्राइवेटाइज नहीं हो सकती।
तो इसलिए मैं ज्यादा तफसील में अब नहीं जा रहा, वरना मेरे पास तो काफी मालूमात इसकी हैं कि कौन मैं एक अगले उसके अंदर टाइम क्योंकि हमारा शॉर्ट होता है, मैं चाह रहा हूं कि कुछ मसाइल और हैं जो, अच्छा एक छोटी सी ना, हमें कराची से एक साहब हैं माजिद रिजवी साहब, उन्होंने मुझे जो है करीमाबाद के पुल के पास से एक वीडियो बना के भेजी है। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि वो इलाका कोई कराची का कचरा घर बन गया या कुंडी बन गई, हालांकि वो शहर के बीचों बीच सिराजुद्दौला के कॉलेज के सामने, अप्सरा अपार्टमेंट के सामने वाला इलाका, उसके लेफ्ट साइड के ऊपर अफवा कॉलेज और वहां पे ज़हनी अमराज के बच्चों का स्कूल वहां पर मौजूद है। पीछे जो है दिल्ली कॉलेज का इलाका है, अल-आज़म स्क्वायर का पूरा इलाका है। वो इलाका है जहां मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग रहा करते थे एक जमाने के अंदर, और एक बड़ी आबादी है जो आपका भी बहुत सपोर्ट करती रही है। वहां से जो है हाशमी साहब जो है वो कभी किसी जमाने में इलेक्शन उन्होंने जीता है वहां से, उस इलाके से। फिर आपने जो है काफी सारे काउंसलर भी आपके उस इलाके से आते रहे। एमक्यूएम का बड़ा गढ़ है वो इलाका, लेकिन उसके बावजूद वो इलाका ऐसा लगता है कि मुझे कचरा कुंडी। तो एक छोटी सी वीडियो देखते हैं माजिद रिजवी साहब की। ये है मेरा अपना कराची, इसके मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपकी तरफ चंद एक तो भेज ही देता हूँ। ये कराची के इलाका करीमाबाद है, जहाँ एक डंपिंग स्टेशन गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है और इसको बंद करने वाला कोई नहीं है। ये इतनी खतरनाक जगह पे बनाया गया कि यहाँ तापुन इतना उठ रहा है कि मुझसे खुद भी यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ना डाला जाए उससे हमें एक्शन लिया जाता है। यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ गई हैं, रात को अंधेरा इतना हो जाता है। हम तो कह के थक गए हैं, कराची वालों जागो। लेकिन ये लोग कोई इदारा इसके लिए नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इसके अंदर क्या कह सकते हैं, कोई हुकूमत के कोई नुमाइंदा भी यहाँ कुछ नहीं करता। तो हाफिज नईम साहब आपने सुना, वो कहते हैं जी कोई इदारा नहीं है, कोई पॉलिटिकल जमात नहीं है, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, हम तो बेयारो मददगार कराची के लिए पड़े हुए। और ये बात सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं है, मेरा ख्याल है कराची के बेशतर इलाके इसी तरह का मंजर पेश करते हैं। तो आप खुद, आपकी जमात जो है वो 2 दफा मेयर जीत चुकी है और मेयरशिप रही है उनके पास, और म्यूनिसिपैलिटी में स्पेशली, और ये काम तो जाहिर सी बात है, सेवरेज का काम तो जो आपका जो वाटर बोर्ड है उसका है, और जो आपका जो ये जो सफाई सुथराई का काम है ये केएमसी के इदारे के पास आता था। तो ये क्या मंजरनामा है? हाँ अरे भाई, ये ऐसी हजारों कचरा कुंडियां इस वक्त कराची में सड़कों के ऊपर मौजूद है, स्कूलों के सामने मौजूद है, पार्कों के अंदर मौजूद है, हजारों में, बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं हजारों, और हर इलाके में मौजूद हैं। मतलब आप इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद, यानी अभी एफसी एरिया से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नॉर्थ नाज़िमाबाद राइट में बढ़ जाएंगे, फिर तो आप नॉर्थ कराची आ जाएगा, उससे आगे चले जाएंगे नई कराची आ जाएगा, आप अगर उधर से लेफ्ट पे चले जाएंगे नाज़िमाबाद आ जाएगा, लियाकताबाद इसके बिल्कुल बराबर में मौजूद है। ये सारे वो इलाके हैं जहां एमक्यूएम का सबसे बड़ा मैंडेट था और इस वक्त पीटीआई वहां से जीती है। ठीक है, चले वो तो कौमी असम्बली के लोग हो गए, सूबाई असम्बली के हो गए। हालांकि हमारे मुल्क के निज़ाम में ये बात कहना बहुत अजीब सी बात है, सड़क भी बनती है तो झंडा लगा के लोग एक कारपेटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल आप उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद ये मेयर साहब आ गए। यहाँ 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि सिंध हुकूमत ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से एक इदारा बनाया और उस इदारे को जो है वो उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत के मातहत रख लिया, लेकिन कचरा उठाने की जिम्मेदारी डीएमसी यानी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटी की थी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में ये जिम्मेदारी टाउन्स की होती थी। ठीक है, टाउन 18 थे, इस वक्त जो है वो 6 डीएमसी थी, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल काउंसिल थी, अभी इन्होंने एक जिला और बढ़ा दिया। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये इलाका आता है सिराजुद्दौला का, जो आपने मुझे वीडियो दिखाई है। आपको पता है इस वक्त कराची का कचरे के हवाले से सबसे बदतरीन इलाका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, जबकि इसके पास 2500 सैनिटरी वर्कर्स मौजूद हैं। ठीक है, इनके पास 150 गाड़ियां कचरा उठाने की मौजूद हैं, और ये वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है जिसने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मुआहिदा नहीं किया और इन्होंने कहा कि ये कचरा हम खुद उठाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? बाकी डिस्ट्रिक्ट तो कह सकते हैं कि हमारा तो मुआहिदा था, वो चाइना की कंपनी को बीच में लाके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत हमने इस काम को किया। यहां बराह रास्त डीएमसी की जिम्मेदारी थी। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि मैं बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहिए, लेकिन ये सवाल तो हमारा बनता है ना कि जो इख्तियार झाड़ू देने का तो इख्तियार इनके पास है, जो गाड़ी चलती है जिसकी डीजल की पर्ची ये जारी करते हैं, 51 यूनियन कमेटियों में से 50 यूनियन कमेटियां एमक्यूएम ने जीती थी। इतना जबरदस्त डोमिनेंस है। पूरा 2500 इनका सैनिटरी वर्कर, 150 उनकी गाड़ियां, कचरे की पर्चियां चल रही हैं, डीजल की पर्चियां चल रही हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन कचरा नहीं उठ रहा। तो इसमें मैं वसीम अख्तर से या उनके जो भी लोग हैं एमक्यूएम वाले, उनसे पूछना चाहता हूं, इसमें आपको कौन सा इख्तियार चाहिए था?
देखिए, पीपल्स पार्टी हमारे साथ वो कारीगरी कर देती है कि जिसमें एमक्यूएम वाले जैसे लोग भी अपनी नाअहली और करप्शन को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। मसला सारा ये हमारे साथ कि कोई घर के अंदर कचरा पड़ा हो तो कोई ये नहीं कहता किसका इख्तियार है। मैं अपने घर का कचरा खुद साफ करूंगा अगर गंदगी मुझे नजर आएगी, मेरे बच्चे वहां रहते हैं। तो अगर आप इस शहर को ऑन करते हैं और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इसकी बुनियाद पर आप ये भी नहीं करते कि आप अपने स्वीपर से झाड़ू दिलवा सकें और आपके हिस्से बने हुए हैं, भत्ते बने हुए हैं, क्या आपके आधे से ज्यादा लोग वो होंगे कि जो आएंगे ही नहीं और तनख्वाहों में से आधे पैसे आपको दे देंगे। तो जाहिर है इस निजाम के तहत कैसे कचरा साफ हो सकता था, मैं इसकी भी डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत लंबी वर्किंग है इसके ऊपर। ठीक, कराची भर का इशू यही है। अब पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो भाई थोड़ी बहुत जगहों पे झाड़ू देते हुए लोग नजर आते हैं इस वक्त कराची में, कुछ सड़कों के ऊपर सफाई होती भी नजर आती है, लेकिन वैसे तो मजमूई नाले भी उबल रहे हैं, गटर उबल रहे हैं, सीवरेज का गंदा निजाम है, सड़कें टूटी हुई हैं और कचरा पैकेज के ऐलान के बाद भी अब तकरीबन महीना होने को आ गया, ना पीछे पलट के पीटीआई ने पूछा, ना पीपल्स पार्टी को कोई गरज है। और एमक्यूएम ने तो अभी एक नया चूरन बेचना शुरू कर दिया है, जो आखिरी चिराग जब फड़फड़ाता है तो भड़कता है ना, तब उन्होंने बिल्कुल आखिरी आइटम तकसीम पैदा करके दोबारा तासुब की सियासत दोबारा शुरू करने की कोशिश की, जबकि जानते हैं कि जब ये पूरी ताकत में थे तो उन्होंने सूबा क्यों नहीं बनाया था भाई। जब अरबाब गुलाम रहीम साहब सूबे के वजीर आला थे तो वो असल वजीर आला नहीं थे, असल वजीर आला एमक्यूएम का था, जो एमक्यूएम की बालादस्ती थी, मुशर्रफ ऊपर मौजूद था, मेयर इनके मुस्तफा कमाल थे, काउंसलर इनके थे, सिटी नाजिम, सब कुछ इनके पास था, अमेरिका भी इनके साथ था, तो उस वक्त बना लेते ना, तो आपने क्यों नहीं बनाया? तो आप अब धोखा दे रहे हैं लोगों को एक मरतबा, फिर आप जो है वो खून बहाना चाहते हैं, आप खुद लोगों को लड़वाना चाहते हैं। तो इस तरह के नारों से अब दोबारा लोग अब धोखे में नहीं आएंगे। और इससे आपको पता चल गया, आप 24 तारीख की एमक्यूएम की रैली और 27 तारीख को जमात इस्लामी के मार्च का, मैं खुद कुछ नहीं कहता, आप खुद मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम की जो 24 तारीख की रैली थी वो तो बल्दिया का जो टाउन का जो वाकई का जो रिजल्ट आया था अदालत में, उसको थोड़ा सिंपैथाइज करने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए की गई थी। ऐसा नहीं था, असल में हुआ ये था कि हमने इसको पहले अनाउंस किया था ना इस पूरी मूवमेंट को, उसके बाद उन्होंने 22 तारीख को रैली रख ली थी ताकि जाहिर है कि ओवरकम कर सकें, और जाहिर है हमारी मुतालबात भी हुई थी, उन्होंने भी कुछ मुतालबात वो शामिल किए, लेकिन कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा इन्होंने शामिल नहीं किया। ये बहुत हैरत अंगेज बात है। आप अगर 25 साल पहले कराची में थे आरिफ साहब, तो आपको याद होगा कि एमक्यूएम की जो उठान थी वो किन बातों पे थी? भाई कोटा सिस्टम बुनियादी मसला था, कोटा सिस्टम बुनियादी मसला था, ठीक है, और मैसूरीन को वापस लाएंगे, मुहाजिरों को 5वीं दिलवाएंगे, ये 3 नारे थे ना? जी यही नारे थे, बाकी भाई, फिर तो सब कुछ भाई थे। तो अब बात ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोटा सिस्टम जब 10 साल के लिए 1973 के आइन में बढ़ा था, जिस पर इन्होंने तनकीद की थी, ठीक है, लेकिन 10 साल के लिए इसलिए लगाया गया था, बड़ा नहीं था, लगाया गया था, इन वफाकी मुलाजिमतों में रूरल और अर्बन सिंध का एक हिस्सा शेयर तय किया गया था ताकि रूरल सिंध को, देही सिंध को डेवलप किया जा सके 10 साल में। ठीक, उन लोगों ने डेवलप नहीं किया। मुज़फ़्फ़र के जमाने में 10 साल की हुआ है, आप अभी भी अंदरूनी सिंध चले जाएं वैसा ही हाल है उसका। लेकिन नईम रमजान साहब, जो आपसे सवाल बनता है ना वो बड़ा अहम है कि जब एमक्यूएम ने कोटा सिस्टम का नारा लगाया, जमात इस्लामी ने उस वक्त ये नारा नहीं लगाया था, लेकिन आज जमात इस्लामी कोटा सिस्टम का नारा लगा रही है और एमक्यूएम नहीं लगा रही, तो आज जमात इस्लामी क्यों लगा रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि 1973 में जब ये कोटा सिस्टम लगा था तो तमाम मुल्की जमातों ने इस पर इत्तेफाक किया था 10 साल के लिए सिर्फ, ठीक है, और उस वक्त ये जस्टिफाइड बात कुछ ना कुछ हद तक थी, हालांकि बहरहाल उस वक्त भी एक ज्यादती थी, लेकिन बहरहाल ये जस्टिफाइड थी कि आप 23 इनको डेवलप कर देंगे। दूसरे वाले पीरियड में तो ज़िया-उल-हक साहब की हुकूमत थी, वो तो मार्शल के तहत हुआ था, फिर 20 साल मुकम्मल हो गए थे ना, यानी एमक्यूएम ने कोटा सिस्टम की बात को उस वक्त उठाया जब मार्शल की हुकूमत थी, ठीक है, और ये एमक्यूएम उस वक्त बनी। और आप अब मुझे मैं फिर मजीद आपके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता कि एमक्यूएम के बनने में हम फोकस रहे, हाँ जी बिल्कुल फोकस रहे, इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अब आ जाइए, आप जब ये 20 साल इसके मुकम्मल हो गए तो कोटा सिस्टम बगैर लीगल कवर के चलता रहा, यानी ये हो गए 93 में खत्म, लेकिन ये 99 तक चलता रहा। 99 में 1998 में नवाज शरीफ साहब ने एक एसआरओ जारी किया कि कोटा सिस्टम में 20 साल के लिए हमने इजाफा कर दिया है, ठीक है। उस वक्त शोर उठा कि भाई आपने कैसे इजाफा कर दिया, ये तो आईनी मसला है, 2/3 मेजोरिटी से होना चाहिए। तो उस वक्त उनकी 2/3 मेजोरिटी थी और एमक्यूएम उनकी पार्टनर थी। लेकिन एमक्यूएम यही कहती है ना, मैं अभी सुन रहा था पिछले दिनों इजाज़ साहब का कि वो कह रहे थे कि हमारे पास कभी भी 2/3 मेजोरिटी नहीं आई, इसलिए हम इस मसले का कभी हल नहीं कर सकते। नहीं भाई, उस वक्त इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थे, छीके भी नहीं थे, ये ठीक है, छीके भी नहीं थे। और ये हम चले इस पे आ जाए कि अब जमात इस्लामी क्यों उठा रही है, वो समझती है, अब वो समझती है कि नाइंसाफी पर है। जी, साल के लिए उन्होंने बढ़ाया एमक्यूएम और नवाज शरीफ ने मिलकर, और फिर ये लीगल कवर के बगैर इसको तो उठाया हमने, तो इन्होंने एसआरओ जारी कर दिया।
ये भी आईनी नहीं है, गैर आईनी इक़दाम है। और एसआरओ जारी हुआ है, वफाकी काबीना में एमक्यूएम मौजूद है, और एमक्यूएम इस पर अपना शर्म के मारे जो है ना इस पर बात भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो शरीक जुर्म है। कराची के नौजवानों को इस तरह जमात इस्लामी क्यों नहीं उठाएगी इस मसले को? देखें, जमात इस्लामी ने तो मोटर व्हीकल टैक्स के मसले को उठाया था ना अफगानी साहब के जमाने में। जी जी बिल्कुल। तो उसकी पादाश में तो हमारी नुमाइंदगी खत्म कर दी गई थी ना, हमारे मेयर को हटा दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस वक्त एमक्यूएम इतनी बड़ी ताकत के साथ आई थी कि कोई आवाज ही नहीं थी दूसरी। हमारे तो लोग शहीद हो रहे थे उस वक्त, हमारे तो घर जल रहे थे उस वक्त, हमारे लोगों पे तो रोजाना गोलियां बरस रही थी, और हमें तो जो है वो गद्दार करार दे रहे थे महाजरों का। जबकि हम ये बता रहे थे कि जिस रास्ते को आपने इख्तियार किया है आप मुखलिस नहीं है। हमारी बात 100% दुरुस्त साबित हुई। ठीक है, आज हम ये कहते हैं कि आप अगर थे तो आपने चलें, आप मैसूरीन को आप क्या लाते? आप बिहारियों के शिनाख्ती कार्ड ही बनवा देते यार। आपने तो हर हुकूमत 90 पे आकर आ जाती थी ना कि हमें आपकी मदद चाहिए, तो आप यही मसला हल कर देते। ये मसला भी जमात इस्लामी ने हल किया है तहरीक चलाकर। आपको याद है ना 2 साल पहले हमने इस पर बहुत जबरदस्त तहरीक चलाई, और तकरीबन 90% लोगों का मसला पख्तून कम्युनिटी का था, जो हमारे बंगला बोलने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी थे उनका था, और बहुत बड़ी तादाद में बिहार से पहले मशरक़ी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान से फिर यहाँ मगरबी पाकिस्तान हिजरत करने वाले लोग, उनका मसला अभी भी 10-15% लोगों का कानूनी मसला है। आज तक इन्होंने इस कानूनी मसले को टेकअप ही नहीं किया है। इतनी बड़ी अक्सर। अच्छा नईम रहमान साहब, एक और बड़ा अहम मसला है जिसके ऊपर बड़ी बाज़गश आपके हवाले से खासतौर पर सुनाई देती है, और वो जनाब मलिक रियाज साहब का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो रियल एस्टेट्स के हवाले से बेज़ाब्तगियां हुई हैं, उसके हवाले से आपने बड़ी आवाज़ उठाई है। तो उस हवाले से वो मसला क्या था, और क्या वो मसला हल कर दिया या नहीं हुआ अभी तक? देखिए, अगेन ये बात है कि एक शहर में एक जगह बन रही है, ठीक है, शहर के जो मालिक हैं, शहर के जो मालिक थे, जिनकी मर्जी से शहर बंद होता था और जिनकी मर्जी से शहर खुलता था, उन मालिकों ने उस मसले के ऊपर कोई आवाज क्यों नहीं उठाई कि इतनी बड़ी जमीन शहर की जा रही है? जरदारी साहब ने जाहिर है कि बहुत पौने पौने सारी जमीन वो देते चले गए। अब चूंकि वो केस हो गया और केस के नतीजे में 462 जो है वो अरब रुपए तय पा गए, जो कि जाहिर है मैं समझता हूँ ये भी बहुत कम है। लोग बहुत परेशान हो रहे थे, किसी को जो है वो डिसलोकेट कर दिया गया, किसी को कहा जा रहा था फोर्स पोजीशन ले लो वरना हम ये कर देंगे, किसी के जो है चेक बाउंस हो रहे थे, और लोग चाहते थे हमें रिफंड मिल जाए तो उनको रिफंड नहीं मिल रहा था। और ऐसे हजारों नहीं शायद लाखों में ऐसे लोग मौजूद। अब वो पार्टियों के पास जाते थे तो एक लफ्ज ये पार्टियां नहीं बोलती थी। आप जानते हैं कि ये पार्टियां क्यों नहीं बोलती थी? अनफॉर्चुनेटली कोई हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं करता था। जमात इस्लामी के पास जब लोग आए तो हमने कहा यार ये पता नहीं क्या मसला है रियल एस्टेट का, हम तो इतना जानते नहीं है। बहरहाल हमने इस पर वर्किंग की, देखा तो हमें लोग मजलूम नजर आए और कोई उनके पास उनकी आवाज बनने के लिए तैयार नहीं था। और इम्प्रेशन ये था कि चूंकि बैरिया टाउन के जो इंतजामिया बहुत स्ट्रांग है, और स्ट्रांग इसलिए है कि इसमें बहुत इस्टेब्लिशमेंट से फारिग होने वाले बहुत बड़ी तादाद में भी लोग मौजूद हैं, और इनकी जो है सियासी जमातों के ऊपर भी ग्रिप मौजूद है, तो इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती। तो हमने कहा अल्लाह का नाम लिया, हमने आवाज शुरू की। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो हमें कवर नहीं किया, अखबारात ने इक्का दुक्का के अलावा कवर नहीं किया, लेकिन हम बात करते रहे और बिलाखिर ये हुआ कि मलिक रियाज साहब। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर काफी उसकी मैंने देखा कि बाज़गश थी और काफी आवाज लगी। अच्छा, एक इससे पहले हमारे पास टाइम कम होता है, अब नईम रहमान साहब, इसमें फिर ये हुआ कि मलिक रियाज साहब के साथ हमारा फिर बाकायदा एग्रीमेंट हुआ। पहला एग्रीमेंट, फिर उसके बाद डिटेल डिस्कशन के बाद, यानी लोगों ने जो 3-4 निकात बताए थे, हमने 18 या 22 पॉइंट्स पर मुश्तमिल उनसे एग्रीमेंट किया है कि जो इसको लीगल फ्रेम भी इसलिए हासिल हो गया है कि इन दोनों ने रजामंदी जाहिर की कि कभी भी इसको सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पार्टी या किसी भी कोर्ट में ले जा सकती है। अब उसके तहत कमेटी बन गई है और अल्लाह का शुक्र है कि अब उस पर काम होना शुरू हो गया है और लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जमात इस्लामी की चूंकि डेड ऑनेस्ट है, कोई इसको खरीद नहीं सकता और इसके बारे में लोगों को पता है कि इसको डिट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो लोगों का ये हम चाहते हैं बैरिया टाउन बने, इसलिए कि कराची का एक एसेट बन जाएगा। अब तो ये नहीं हो सकता कि इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, लोगों की इन्वेस्टमेंट है इसमें, और अगर मलिक साहब भी अपनी चीजों के ऊपर कायम रहते हैं तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट अच्छा हो जाएगा। नहीं होंगे तो उनसे फिर बात करेंगे। और जो तरीके एक अहम सवाल और पूछ लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि कराची के लोग एक दफा फिर आप पर एतमाद करते हैं, आप लोगों के ऊपर, और आने वाले जो इलेक्शंस हैं, सिटी इलेक्शंस के अंदर जो है उसके अंदर फिर एक दफा एतमाद करके आपको जो है मेयरशिप देते हैं, तो क्या आप लोग, क्या अहम नुकात होंगे जिसके ऊपर आप काम करेंगे और क्या अहम नुकात होंगे जिसके ऊपर आप कहेंगे कि हम कराची की तकदीर बदलेंगे? देखें, इलेक्शन तो अभी जो है ना खुद पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम नहीं करें, जबकि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। 2-3 बुनियादी चीजों के बगैर इलेक्शन होने का कोई मायने नहीं रखता। नंबर 1 ये है कि इस वक्त मर्दमशुमारी ठीक हो और ये 1 महीने के अंदर हो सकती है।
1 महीने में हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी गिदरसंगी नहीं है। जो हुई थी वो भी 1 आध महीने में हो गई थी। तो 3 करोड़ जब हम हो जाएंगे जैसा कि हम हैं, तो उसके नतीजे में डिलिमिटेशन उसी हिसाब से होंगी, उसी हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि ये बाइख्तियार शहरी हुकूमत, ये जो मौजूदा बल्दियाती एक्ट है, इस एक्ट की मौजूदगी में आप सर्व नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि ये मैं आपको लिख के देता हूं कि जो 4 साल पिछले गुजरे हैं, अगर ये जमात इस्लामी का मेयर यहाँ होता तो कम से कम इस महदूद इख्तियार में हम काम करके दिखाते। आपको जो था उस हमने हमेशा एमक्यूएम से ये कहा, हम उसकी बात नहीं कर रहे जो आपके पास नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं जो आपके पास है। आप उसका जवाब दें, हम बाकी के लिए लड़ेंगे। उन्होंने तो खैर कुछ नहीं किया, लेकिन जमात इस्लामी कम से कम उस पर तो काम करने की पूरी सलाहियत रखती है, इसलिए कि हम ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कैसे नहीं करेंगे? जब कोरोना में कोई नहीं कर रहा था तो हम कर रहे थे ना, बारिश में कोई नहीं कर रहा था तो हम कर रहे थे ना। तो हमारी तो पूरी टीम मिलकर काम करती है, और हम ये हमारा जॉब नहीं होती, कैरियर नहीं होता कि हम यूसी नाज़िम चेयरमैन वगैरह बन जाएं। ये लोग खिदमत के जज्बे से जमात के लोग काम करते हैं, और ये हमने खिदमत करके दिखाई। तो हम तो आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इससे पहले बाइख्तियार शहरी हुकूमत का एक पास हो। हम कोर्ट में जा रहे हैं और हम उसके साथ साथ सड़कों पे मौजूद हैं। ये मार्च करके हमने खत्म नहीं किया। हम 14, 15, 16 तारीख को अवामी रेफरेंडम कर रहे हैं, और इसमें कराची के जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो कराची के बासर लोग हैं, जुडिशरी के साबिक लोग हैं, वकला हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। एक सीरियस रेफरेंडम करेंगे सारे इश्यूज के ऊपर, और फिर अवामी इस मैंडेट के साथ हम घेराव करेंगे सूबाई हुकूमत का, अगर इन्होंने हमें बाइख्तियार शहरी हुकूमत नहीं दी। और ये मैं आपको सीरियस बता रहा हूं कि जमात इस्लामी इसको सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं बना रही है, बल्कि इस पॉलिटिकल इशू को कराची की हम जिंदगी मौत का मसला समझते हैं। हमें इख्तियार चाहिए। सवाल कर लेता हूँ, टाइम बड़ा शॉर्ट है, मुझे पर बड़ा अहम सवाल है वो, और ये मेरे साथी जो यहाँ पर स्पेशली जो वेस्ट के अंदर बैठे हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर बैठे हैं, वो मुझसे अक्सर कहते हैं, और हम इस पर डिस्कशन भी करते हैं कि जमात इस्लामी का एक जो बुनियादी मसला नजर आता है कि जमात इस्लामी लोअर मिडिल क्लास और गरीब गुरबा जो अवाम है उसके अंदर तो काफी पॉपुलर नजर आती है, और उनकी तहरीक का बड़ा असर भी नजर आता है। लेकिन जो एक इलीट क्लास है, जो हमारे जागीरदार हैं, सरमाएदार हैं, और ये जो आपके बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, इनकी तादाद बड़ी और इनकी सपोर्ट आपको कम नजर आती है, और उनके बगैर तो कोई इलेक्शन जीता नहीं जा सकता दुनिया के अंदर किसी भी इलाके में। तो आप इसके हवाले से क्या कोशिश करते हैं? जी, बहुत अहम बात है। इलीट क्लास की 2 किस्में, एक है पैसों के लिहाज से इलीट क्लास, जागीरदार तो खैर एक अलग ही तबका है, उस पर तो बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन इलीट क्लास का मतलब एक होता है बहुत बड़े पैसे वाले लोग, और एक इलीट वो होती है जो इंटेलेक्चुअल इलीट होती है। जमात इस्लामी इंटेलेक्चुअल इलीट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह मौजूद है। इस वक्त जमात इस्लामी के साथ मैं आपको मतलब बड़ी बात नहीं करता, लेकिन शहर के जो दानिश्वर हैं, शुअरा हैं, अदीब हैं, आप एक एक आदमी से पूछ लें, उनको किसी पार्टी से कोई उम्मीद है, और जमात इस्लामी के बारे में भी पूछ लें, इंशाल्लाह आपको ये रिस्पांस मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ पेनिट्रेट किए हुए। और अभी हमारे मार्च के अंदर इस तमाम तबकों के लोग आए थे, बल्कि एक मुशायरा हुआ अनवर शऊर साहब की सदारत में, जो हमारे हुकूक कराची मार्च के तनाजुर में था। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है? अच्छा जी, अब उसमें कोई 50-60 छोटे बड़े शोरा ने जो है वो अपना कलाम पेश किया। अच्छा, अब आ जाइए आपके भाई, देखें नेमतुल्ला खान साहब अकेले कैसे काम कर सकते थे, मुझे बताएं। अब्दुल सत्तार अफगानी, कोई एक आदमी तो काम नहीं कर सकता ना, ये तो थ्योरी फेल हो गई है, एक ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएंगे, है ना? नेमतुल्ला खान के साथ उनकी पूरी टीम थी, और हमारे पास वो सारे लोग मौजूद हैं जो कराची के पानी को जानते हैं, कराची के सीवरेज को जानते हैं, उसके स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। भाई मैं सिविल इंजीनियर हूं। नहीं साहब, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के पास वो तमाम तबकात के लोग मौजूद हैं, और हो सकता है कि वो नजर ना आते हो, आम सतह के ऊपर लोग उनको ना जानते हो, लेकिन उनकी सपोर्ट जो है वो जमात इस्लामी के पास मौजूद है। और जब भी जमात इस्लामी को मौका मिलेगा, जमात इस्लामी अपने भरपूर अंदाज के अंदर जो है उन लोगों को सामने भी लेके आएगी, उनकी सलाहियतों से फायदा भी लेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के अंदर वक्त देने का, और इंशाल्लाह ताला हम वक्तन फवक्तन आपसे जो है राब्ते में भी रहेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। हमने अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को अपने प्रोग्राम में दावत दी। पहली दफ़ा था कि हमने जमात इस्लामी के किसी लीडर को अपने प्रोग्राम में दावत दी थी, और इस हवाले से उनसे सवालात किए। कराची के हवाले से उनकी बहुत सारी खिदमात हैं, भरपूर अंदाज में मुहिम चला रहे हैं, काफ़ी अरसे से मौजूद हैं सिटी के अंदर, और कराची के जो मसाइल हैं उसकी आगाही भी रखते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय देना ना भूलिए, और मेरा एड्रेस और ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा है, तो यकीनन जो है आप लोग का इंतजार रहेगा कि आप अपनी राय से नवाजें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू के साथ एक दफ़ा फिर आरिफ जहांगीरी आपके दरमियान होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
लेकर आए हम आपकी खातिर, दूर देश से प्यार लिए, प्यारों का इजहार लिए, आए ढेरों सौगातें खुशियों के लम्हात में, अपनों का पैगाम लिए, क्या क्या तोहफे लाए हम आपकी खातिर। In collaboration with Toronto 360 TV, Tohfe.com is now delivering gifts to over 200 cities of Pakistan. Order online to get amazing discounts. Use code CAN360, CAN360 or call 647-291-3707, 647-243-4243. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कुजीन, जहां न सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। विलेज टेस्ट, 4141 डिक्सी रोड, मिसिसागा। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है। मुंह में जो रस घोल दे, यही तो इसकी पहचान है। जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है। कभी मीठा, कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है। मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है। सांसों को महका दे, लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है। और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब। तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे। बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप। जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी है
और कनाडा में कामयाबी शुरू होती है अपने घर से। तो अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो चुनिए सिर्फ ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल को, लाइक मोहम्मद कमालुद्दीन। रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्ट नो सरप्राइजेस, जस्ट ऑनेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम मोहम्मद कमालुद्दीन। So call now at 416-890-2501. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. Pakistani cuisine in Mississauga offers a relaxing atmosphere, which is perfect for couples, families, and groups. All halal menu with our signature biryani halim, delicious balochi karai, and Peshawari karai made with fresh ingredients, nihari, barbecue rolls, kids meals, and many more Pakistani dishes for all ages. We also offer customized menu for catering. Student Biryani, proudly serving food lovers since 1969. This is our first and only branch in Canada. Come visit us today at 1010 Dreamcrest Road, Mississauga, or call us at 905-812-1969. खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000.